आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन मतदान से पहले 9 सीटों पर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। बता दें कि जिसे लेकर सपा और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। लगातार सीएम योगी हर सीट पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी हर सीट पर जनसभा कर रहे हैं। वहीं उपचुनाव में पोस्टर वार से लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। तो आज हम आपको कई सीटों पर ले चलेंगे जहां क्या कुछ चुनावी मिजाज है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, वार पलटवार जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर सभी पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और जो टक्कर है वो जबरदस्त देखने को मिल रही है। चुनावी मैदान को देखते हुए लगातार जो बयानबाजी है वो भी देखने को मिल रही है। कोई भी दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में लगातार देखिए चुनावी जनसभा सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कानपुर से दीपक और मैनपुरी से नदीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कुछ चुनावी माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? मयूरी, देखिए बताऊं आपको कि शीशामऊ की सीट जो है वो उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सबसे हार्ड सीट जो है वो बनती जा रही है, जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी विरासत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए लगातार यह प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। इसलिए दोनों खेमे जो है वो अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। शायद यही वजह है कि शीशामऊ उपचुनाव में लगातार वीवीआईपीज का आना जो है वो जारी है। आज भी देखिए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी की तरफ से आए थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है शिवपाल यादव जो है वो यहाँ पर आए और वो इरफान सोलंकी की मां से भी मिले थे, क्योंकि महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी से मिलने जाते वक्त जो है उनकी मां का एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने शिवपाल यादव ने उनकी मां से मिला, हालचाल जाना और उसके बाद जो है शीशामऊ सीट पर जो है उन्होंने जनसंपर्क किया। लगातार जो है यह सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर दोनों खेमे जो है वो लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कल की बात अगर किया जाए तो कल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे, जिन्होंने जो है एक जनसभा को संबोधित किया था और उसका जो है काफी हद तक जो है वो प्रभाव यहाँ पर शीशामऊ की सीट पर देखने के लिए मिल रहा है। जी मयूरी। दीपक, आपके आसपास वहां पर आम जनता भी नजर आ रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। उनके बीच क्या कुछ मुद्दा नजर आ रहा है? क्या चुनाव चेहरे पे हो रहा है या कोई मुद्दा है? जी बिल्कुल मयूरी, देखिए हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि शीशामऊ की सीट पर आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। सर, शीशामऊ की सीट पर किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? शीशामऊ की सीट किस आधार पर खाली हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। पूरे कानपुर शहर को इस बात की जानकारी है कि एक विधवा का प्लाट था जिसको कब्जा करने के लिए इरफान सोलंकी और उनकी पूरी टीम लगी रही। उसको उन लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया, उसके आधे प्लाट पर और आधे प्लाट पर, और उसके दोनों पुत्रों की भी उसी में समय खत्म हो गई। उस प्लाट को उन्होंने जबरन कब्जा किया और कब्जा करने के बाद उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर हुई। और ये भाजपा के शासनकाल में हुआ कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद उस पर कार्रवाई हुई, इसमें वो जेल गए और जेल जाने के बाद उनको सजा हुई। उसके बाद जो सीट खाली हुई है उस पर चुनाव हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा साजिश और षड्यंत्र और लोगों को दबाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना, हथियाना, ये काम सपा के जो आपके विधायक थे उनका था। इसके कारण ये सीट खाली हुई है और उस पर चुनाव हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है? लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारी विरासत की सीट है और इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी काफी आगे चल रही है, तो क्या कहेंगे इस बार? क्या परिवर्तन होने वाला है? नहीं, आपको दिखाई दे रहा है परिवर्तन तो निश्चित तौर पर होगा। जो काम उन्होंने किया वो अक्षम्य है, तो वो एक अपराध है। उस अपराध की उनको सजा मिली है, लेकिन अब सजा उनको जनता के द्वारा दी जाएगी। जो देखिए मयूरी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे सर, क्या नाम है आपका? रोहित जी। रोहित जी, ये बताइए कि इस बार जो शीशामऊ का चुनाव है, क्या लग रहा है, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है या चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, ये सीट का चुनाव अब प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया योगी जी का। और दूसरी बात है कि आपको पता होगा यहाँ पे जो विधायक अभी तक थे, जिनको 7 साल की सजा हुई, जिस कारण से ये सीट रिक्त हुई है, तो उन्होंने विधायकी के अलावा काफी कुछ कांड किए और यही कारण है कि उनको 7 साल की सजा हुई।
तो ये उनके कुकर्मों की जो उनकी फेहरिस्त है बहुत लंबी हो चुकी थी। तो ये चुनाव अब उनके परिवार को मिलने का मतलब ये है कि वही चीजें फिर वो भी करेंगे और वो चीज पुख्ता हो जाएगी। उनके पिताजी थे, वो थे, और ये लोग करते चले आ रहे हैं, पारिवारिक इनका काम है। तो ये चुनाव इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये इनके परिवार को यहाँ से हटा के सबसे पहले सुशासन वहाँ पे लागू किया जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं जनता जो है वो लगातार यहाँ पर जो है कहीं ना बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप जनता भी प्रतिष्ठा की लड़ाई से मान रही है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। दीपक हमारे साथ मैनपुरी से नदीम भी बने हुए हैं। नदीम, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है चुनावी मिजाज? देखिए, अगर माहौल की बात की जाए तो बहरहाल जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य दल हो या निर्दलीय हो, कोई राजनीतिक दल अपना कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि ये करहल जो चुनाव हो रहा है, वो करहल की जो विधानसभा सीट है, ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो करहल गढ़ रहा है 1992 से लेकर अब तक, जिसमें करहल में समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी दिखे हुए हैं। सिर्फ 2002 में एक बार जरूर भारतीय जनता पार्टी के, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़कर, जो सोबरन सिंह यादव थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कमल खिलाया था, लेकिन उसके बाद में वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो या केंद्र के मिनिस्टर हो या कैबिनेट मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से लगातार। दीपक, और भी आपके साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि यहाँ किस तरह की लड़ाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मयूरी, मैं देखिए प्रयास करता हूँ अन्य लोगों से भी बात करने का। क्या नाम है सर आपका? शर्मा। अमित जी, ये बताइए लगातार जो सीसा मऊ की लड़ाई वो दिलचस्प होती जा रही है, क्या लग रहा है किस तरह की लड़ाई इस बार होने की उम्मीद है? भाजपा के मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है और उनके अगेंस्ट जो विधायक थे जो काफी समय से चले आ रहे थे, उनके कई मुद्दे आपराधिक हैं जिनके कारण उनको सजा मिली है और कहीं ना कहीं प्रदेश की नीतियां जनता जान चुकी है और उन्हीं के आधार पे हम ये चुनाव बहुत ही अच्छी तरह जीतेंगे। चलिए मयूरी जी, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? विपिन त्रिवेदी नाम है। विपिन जी, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके की लड़ाई जो है वो सीसा मऊ में देखने को मिल रही है आपके साथ? सीधी सीधी बात यह है कि जब नया परचमन हुआ 2012, उसके बाद से लगातार सपा का गढ़ रही है वो चीज। और सपा का गढ़ रहने के साथ साथ जो अभी ताजा मामला इरफान सोलंकी विधायक को लेकर जो आपराधिक मामले सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है, रोष है। अब उसको लेके कहीं ना कहीं भाजपा के सुरेश अवस्थी को लेकर लोगों में, भाजपा को लेकर बेसिकली जो है लोगों को समर्थन दिख रहा है। और अगर पिछले तीन चुनावों को अगर देखें तो भाजपा की हार जो है वो बहुत अंतर से नहीं है, 5500 मतलब 10,000 के अंतर की हार रही है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो योगी सरकार का एक अपराध मुक्त वाला जो संदेश है वो लोगों के बीच अच्छा समर्थन मिल रहा है उसको, और वही समर्थन शायद इस चुनाव में देखने को मिलेगा। बाकी सीधी सीधी बात यह है कि उपचुनाव हमेशा सत्ता के पक्ष का ही होता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को कहीं ना कहीं मैदान में उतारा है, जो जिनके लिए राजनीति जो है वो एक नई भूमि है। तो क्या लगता है इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? सोच मुखिया की रही है, सपा मुखिया की, शायद सिंपैथिकल वोट जो है वो कहीं ना कहीं नसीमा के खाते में जाए। वो देखने वाली बात यह है कि पब्लिक जो है, क्योंकि सीसा मऊ विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है, लगभग 1,10,000 के आसपास का वोटर है। अब ये देखने की बात है कि अपराध को समर्थन मुस्लिम वोटर देता है या अपराध मुक्त को। अच्छा, हमारे साथ में एक लोग और मौजूद है, युवा साथी है। क्या नाम है सर आपका? सुकान शर्मा नाम है। सुकान जी, ये बताइए कि सीसा मऊ सीट का चुनाव क्या लग रहा है? दिलचस्प होता जा रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी बाजी जो है वो ज्यादा भारी है? देखिए, ये जो चुनाव चल रहा है एक मैच की तरह है। अरे मैच जिस तरह लड़ा जा रहा है, खेला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी साथ दे रहा है चुनाव जिताने में। अरे मैच में कहते नहीं अमित शाह जी का बेटा बैठा हुआ है वहाँ पर, वो जिता रहा है, वो हरा रहा है, तो उसी तरह यहाँ का प्रशासन चुनाव लड़ा रहा है। देखिए मयूरी, ये एक बड़ा जो है
गंभीर आरोप है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार लगाया जाता रहा है। उनका आरोप है कि शीशामऊ उपचुनाव की सीट जो है। चलिए ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मुकेश गुप्ता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ चुनावी माहौल नजर आ रहा है? क्या जनता के बीच मुद्दे नजर आ रहे हैं? मयूर, देखिए इस वक्त हम अलीगढ़ की खैर विधानसभा में खड़े हैं, जहां की उपचुनाव है। यहाँ की जनता हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे। उससे पहले यहाँ बता दें ये जो खैर विधानसभा है जाटलैंड है और यहाँ करीब 4 लाख के अधिक करीब जो वोटर्स हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। जानने के लिए हम जो हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके पास जा रहे हैं और उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं। सबसे पहले नाम बता दीजिए। मैं पवन सारस्वत। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप जो मतदान करेंगे और किस तरह की जो समस्याएं खैर में देखने को मिलती हैं? मुद्दा कोई नहीं है। 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए काम कर रही हैं और जो सम्मान नारियों को इस सरकार में मिला है, पिछली कोई सरकारों में नहीं मिला है। और यहाँ सबसे एक समस्या है, यहाँ खैर में बाईपास की समस्या है। खैर में जाम रहता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने बाईपास पास कर दिया है। कुछ ही दिनों में उस पर काम चालू हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछेंगे, खैर विधानसभा जाटलैंड कहलाती है। कितना जो जाट है या वैश्य हैं या अन्य जो समाज के लोग हैं, वोटर्स जो है किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं? मैं मदन शर्मा। जाट नंबर 1 पे तो है, ये 1 लाख प्लस है, प्लस उसके बाद ब्राह्मण हैं यहाँ, फिर उसके बाद और बिरादरियां हैं। लेकिन सपा का यहाँ आज तक कोई खाता नहीं खुला। जब सपा का जब खाता ही नहीं खुला तो अब कैसे जीतेगी सपा यार? सोचने वाली बात है। तो क्या प्रभाव होएगा? मैं समझ कोई प्रभाव नहीं है सपा का। अच्छा, जो चारू कहना है, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो पहले बसपा से लड़ी थी, इस बार सपा और कांग्रेस के गठबंधन से हैं। क्या फर्क लगता है? क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी वो दिलेर हैं, सुरेंद्र दिलेर, उनमें किस तरह की फाइट देखो? मेरा वो अपने जातिगत आंकड़े के हिसाब से चुनाव लड़ रही है चारू कहन के मुझे जाटलैंड सपोर्ट करेगा। लेकिन हमारे खैर विधानसभा में पिछले कई चुनाव उठा के देख लीजिए, कभी जातिवाद का इलेक्शन हुआ ही नहीं है। नगर पालिका में भी जातिवाद का इलेक्शन नहीं हुआ, जबकि हर बार नगर पालिका में जातिवाद का इलेक्शन होता था। इस बार बिल्कुल जातिवाद से अलग मामला हुआ था। जातिवाद का इलेक्शन तो हमारे यहाँ खैर विधानसभा से खत्म नहीं है, तो जातिवाद पे तो कोई जीत नहीं रहा है। यहाँ सब सर्व समाज का समर्थन जो मिल रहा है वो हमारे भाजपा को मिल रहा है। तो वहाँ की जनता से पूछें कि जो खैर की जनता है वो क्या देखते हुए वोट करेगी? क्या वो पार्टी का नाम देखेगी या प्रत्याशी का नाम देखेगी या फिर किसी मुद्दे को देखते हुए वोट करेंगे? जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ जो और लोग मौजूद हैं, ये देखिए ये भाजपा के पूरे कलर में है। इनसे जाने पहले आप नाम बता दीजिए और पूरे भाजपा के कलर में दिख रहे हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है कि यहाँ भाजपा के हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे यहाँ पर काम करेंगे या वाकई में आपकी पार्टी को या किसी और पार्टी को मुद्दों को लेकर या कैंडिडेट को लेकर जो वोट मिल जाएगा? देखिए, मैं मुकेश सूर्यवंशी हूँ और यहाँ यदि हम मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मुद्दा किसानों का हो या महिलाओं की सुरक्षा वाली बात हो, अपराध की बात हो, अपराधी जिस तरह से अपराधियों पे अंकुश लग रहा है, आज अपराधी कांप रहा है। अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ करके भाग रहा है। दूसरी बात आप बता दीजिए, जैसा कि उनको कहा अपराधी जेल में हैं और किसानों को लेकर समस्या आपकी किस तरह की सामने आती है? आप समाजवादी पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी। ये लोग आपकी जो कैंडिडेट हैं चारू कहन, उनकी फाइट किससे है? वो बीजेपी से हमारी फाइट, और बीजेपी हमारे आगे कुछ है नहीं है इस टाइम। लेकिन यहाँ तो जो लोगों का कहना है और पहले से जो है कि समाजवादी पार्टी पहली बार यहाँ उतरी है। हम पहली बार नहीं, हम 2024 में जाते 1445 खाता नहीं खुला, 1445 से जीते हैं। 1445 वोट से बीजेपी से जीते हैं हम लोकसभा की सीट पे, लोकसभा में। अभी लेकिन विधानसभा में चुनाव अब तो हम बहुत 50,000 की लो दे रहे हैं इनको। आपका नाम क्या? मेरा नाम दिनेश शर्मा। दिनेश जी बता दीजिए, पहले आगे आ जाइए। दिनेश जी बता दीजिए, आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं कांग्रेस का महासचिव हूँ। ये बताएं कि अब की बार
जैसे कि कांग्रेस को यहाँ सीट मिली थी लेकिन टिकट मिलनी थी, वो टिकट नहीं मिली, और समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के चुनाव पर कांग्रेस और सपा दोनों लड़ रहे हैं। आपके प्रत्याशी किस रूप में है? और जैसा कि चारूकेन पहले बसपा से लड़ी थी, इस बार सपा से हैं। नहीं, यहाँ मजबूत हैं, चारूकेन बहुत मजबूत है, और कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ हम 24 में जीते हैं लोकसभा चुनाव में। यहाँ भाजपा का प्रत्याशी हार के गया है और अब भी हारेगा। बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विवेक वशिष्ठ है, संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा का मैं संयोजक हूं। अभी मेरे भाजपाई मित्र ने कहा कि क्षेत्र का चुनाव मुद्दा विहीन है, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं उनको लेकर है। और 5 समस्या बता दीजिए क्षेत्र। खैर विधानसभा क्षेत्र की मूल जो प्रमुख समस्या है वो है ट्रामा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, 3 को लेकर खैर विधानसभा क्षेत्र का हर मतदाता इन मुद्दों को लेकर मन बनाए हुआ है और परिवर्तन चाह रहा है। जैसे मैंने कहा, ट्रामा की मांग, संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा लंबे समय से ट्रामा सेंटर बनाए जाने हेतु, खैर जगतारी को जाम समस्या से निजात दिलाए जाने हेतु, और जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, 7 गांव ऐसे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में जो अपनी रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भाजपाइयों के सामने जमीन स्तर से लेकर शासन स्तर तक दौड़ रहे हैं। मगर इस भाजपा सरकार ने आज तक उन उत्तर प्रदेश के किसानों की, टप्पल के किसानों की, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भैया नाम बता दीजिए। समर्थ गौतम जी, ये बताएं आपके क्षेत्र के जो क्या मुद्दे हैं, कुछ जैसे कि समस्या जल की होती है, निकासी की होती है, सड़क की होती है, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए जी, मैं एक बात आना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ जो सीट खाली हुई है, अनूप प्रधान जी यहाँ से एमएलए थे और मंत्री भी थे। 7 साल के करीब वो एमएलए रहे, मंत्री रहे। एक काम भारतीय जनता पार्टी का आदमी मुझे बता दे कि इस पूरे क्षेत्र में एक काम, बेरोजगारी तो चलो इनके लेवल की बात नहीं है, इनकी सरकार, जब सरकार के बखान कर रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी, इस बार उत्तर प्रदेश का मतदाता जो 2024 में डिसीजन दिया है, वो डिसीजन का यहाँ पे वानगी मिलेगी आपको, ये देखने को मिलेगा। और 2027 में शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं, आप जाके देखिए, विद्यालय है या कन्या विद्यालय की घोषणा हुई थी साहब आज से 10-12 साल पहले, आज तक एक ईंट नहीं लगी है। और जो यहाँ इनके भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, वो घोषणा करके देते हजारों आदमियों के सामने। छात्राएं हैं, यानी कि जो बच्चियां, लड़कियां कहाँ पढ़ने जाती हैं? बस असुरक्षित है, कहाँ पढ़ने पढ़ रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे, डबल पैसे दे रहे हैं, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एदलपुर कांड के लिए जो अभी भाजपा मित्रों ने कहा कि यहाँ बलात्कार, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस बलात्कारियों को चप्पल वाले कांड की बात कर चप्पल वाले कांड के लिए एदलपुर कांड की बात कर रहे हैं। उस बेटी को न्याय दिलाने को मुझे थाने पर धरना देना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। उसके बाद वो भाजपाई, आपका कहना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो दिखता है वो है नहीं। हमारे साथ कुछ और साथी भी हैं, आपका नाम बता दीजिए। कैप्टन विजेंद्र सिंह। यहाँ विजेंद्र सिंह, ये बताएं, ये जो अभी मतदान है 20 तारीख को आपके क्षेत्र में, 23 तारीख को मतगणना होगी, आप कौन से कैंडिडेट ऐसा लग रहा है, या आप जो कैंडिडेट के फेस को वोट देंगे या किसी पार्टी को देंगे या मुद्दों को चुनेंगे? हमारी विधानसभा खैर के मतदाता इस बार बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि बदलाव होना बहुत जरूरी है। बहुत से सारे मुद्दे हैं, ट्रैफिक का मुद्दा है, ट्रामा का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और बेटियों के स्कूल का मुद्दा है, जैसा कि अभी भाई ने बताया। अच्छा, डिफेंस कॉरिडोर और जो महाराजा जो यूनिवर्सिटी बन रही है, राजा महेंद्र प्रताप की जो यूनिवर्सिटी बनी है, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, ये तो काफी दिन पहले हो जाना चाहिए था। और अभी क्यों किया इन्होंने? काफी दिन पहले ये चीजें होनी थी। उसके डिफेंस कॉरिडोर है, ये केंद्र की पॉलिसियां हैं। लोकल में सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोकल में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रामा सेंटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाम लगा रहता है। हमारे अलीगढ़ में भी आपके नजदीक है। हाँ, हमारे अलीगढ़ में ट्रामा सेंटर है, उसके बाद में नोएडा में। यहाँ पर आए दिन रोजाना 1-2 एक्सीडेंट होते रहते हैं। बंदे को अलीगढ़ या नोएडा ले जाते रास्ते में ही वो दम तोड़ जाते हैं। तो ये कोई बड़ी गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। उद्घाटन क्या घोषणा कर सकते थे। स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं कमजोर है, बहुत कमजोर है। हमारा जो यहाँ पर हॉस्पिटल है उसमें बेडों की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है और लैब की व्यवस्था नहीं है। कोई मरीज जाए सिर्फ रेफर कर देते हैं।
मांग कर रहे हैं रेफरल सेंटर बने हुए हैं। रेफरल सेंटर बने हुए हैं यहाँ पर। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भैया नाम बता जी, दीजिए। मेरा नाम अमित वर्मा है। मैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के केंद्रीय मंत्री अढ़ावले साहब के यहाँ से दिल्ली प्रदेश सचिव भी हूँ। अमित जी, ये पूछना चाहेंगे क्षेत्र में जो है किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा फेस करने, और आपके यहाँ जो कैंडिडेट हैं भाजपा के सुरेंद्र दिलेर हैं, चारुकेन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन से हैं, बाकी जो बसपा और अन्य पार्टियों के भी लोग हैं, आप कैंडिडेट के फेस को जो है चुनाव में मतलब वोट देंगे या यहाँ के जो क्षेत्रीय समस्या उनको देखकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, सुरेंद्र दिलेर जी एक इनके पिताजी सांसद भी रह चुके हैं हाथरस जिले से और काफ़ी राजनीति के मामले में जुटे हुए भी हैं, और खैर की ऐसी समस्या छोटी मोटी रहती है, जैसे बाईपास को लेकर बाईपास का रास्ता पास है हमारे खैर के लिए, और जाट बहादुर क्षेत्र भी है, जाट ब्राह्मण अन्य जितनी भी बिरादरियां हैं वो सब जो है ज़्यादातर भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं और भाजपा की जीत निश्चित हो गई। अच्छा, कुछ लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की जरूरत है क्योंकि लोकल स्तर पे वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए, जैसे कि अभी कन्या विद्यालय यहाँ पर नहीं है, ना डिग्री है ना इंटर है, और जाम की समस्या सबसे बड़ी है, छोटा पशु है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई। इन समस्याओं को लेकर लगातार कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। देखिए, गौशाला सब जगह हर जगह का प्रबंध करा दिया गया है, हर जगह गौशाला है, लेकिन उसमें तो गाय लगातार जो है मर जाती हैं, उनको देख रेख वाला। अब कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी गाय छोड़ दी गौशाला में नहीं दे रहे तो उसका कोई उपचार नहीं हो पाता है। बाकी जो है बाकी सबसे ज्यादा गौशाला में निर्माण शासन से इतना पैसा आ रहा है। अब जैसे आप किसी मेरी गाय हो या किसी अन्य की गाय हो वो छोड़ दी उसने गौशाला में, क्या कहना किसानों की नहीं है। क्या कहना है? मेरा नाम है पंडित दीपक गौतम। क्या कहना? और अब की बार स्थानीय मुद्दे जो मेरे भाइयों ने बताया मैं उनका स्वागत, मैं मुद्दे लिख के लाया हूँ और ये हमारे हाई कास्ट के मुद्दे हैं और मैं हमारे मुद्दे हैं। एक तो ये SC/ST एक्ट है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए या ये सरल होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है जो 10% आरक्षण हमें दिया गया है वो बिना किसी शर्त के ऐसे ही दिया जाए जैसे कि किसी और समाज के लिए दिया जा रहा है, किसी के लिए भी। और तीसरा मेरा मुद्दा है बहुत छोटा सा, सरकारी नौकरियों में हाई कास्ट के बच्चों का शारीरिक मापदंड और उम्र की सीमा अन्य सभी राज्यों और समाजों जातियों के जैसे ही हमारे हाई कास्ट के बच्चों के लिए भी समान हो। आपके क्षेत्र में यानी कि हाई कास्ट के जो समस्याएं बनी हुई है पूरे देश में समस्या है, पूरे देश में समस्या। और एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ, कि जो है ना भाजपा की तरफ से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं और समस्याएं में बाबा योगी आदित्यनाथ का मैं फैन हूँ और मैं भाजपा की तरफ से कह रहा हूँ, ना किसान परेशान, ना इंसान परेशान, ना महिला परेशान, ना जानवर परेशान हुए हैं जिन्हें ये दिख रहा है 2027 से लेकर 2047 तक हमारी सरकार नहीं आ रही, वो लोग परेशान है। 2027 से लेकर जिन्हें जो ये लग रहा है कि 2047 तक सरकार नहीं आ रही, वो लोग परेशान है, कोई परेशान नहीं है, ना कोई बहन बेटी। आपके पास दोबारा से आया हूँ तो बता दीजिए क्या मुद्दे हैं। अभी मुद्दा ये भाई साहब ने रखा था गायों की समस्या है, तो मैं बता दूं भाई साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने का काम किया है और गौशालाओं को संचालक महिला भी हैं। देखिए, जो हमारे साथ दिखाना चाहूंगा, महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ने के लिए आई हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की समस्याएं। लेकिन नाम बता दीजिए। मेरा नाम शालिनी शर्मा है। शालिनी जी, ये बताएं, आप महिला हैं तो महिला होने के नाते आप सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, जैसे कि महिलाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की क्या है यहाँ पे हमारी भारत सरकार जो है बहुत अच्छी व्यवस्था दी है हमारे महिलाओं के लिए एंड दिव्यांग साथियों के लिए। और अभी तक हमने जो सुरक्षा पा रहे हैं ये पहले नहीं मिलती थी हमें, ये हमें बीजेपी के गवर्नमेंट में मिली है। और ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के व्यवस्था है कि अब तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था ये मिल गई कि रात में 6 बजे के बाद यदि महिलाएं कहीं निकलती हैं तो उनको पुलिस की गाड़ी खुद जाके स्वयं छोड़ के आती है। यानी कि आपके हिसाब से महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। आपकी पहले तो इतना नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है।
हमारे साथ देखिए और भी लोग मौजूद हैं, लगातार उनसे जो उनसे पूछेंगे। चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश पाठक, देखिए अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट बेहद ही अहम हो जाती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक बार जीत हासिल की थी 1991 में, और सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। तो किस तरह की लड़ाई यहाँ पर देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं भी आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा क्षेत्र। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटहरी में बाकायदे चुनावी जनसभा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा के जरिए लोगों के भीतर कहीं न कहीं जोश भर कर गए हैं, लेकिन ये जोश 20 तारीख को दिखेगा कि अम्बेडकर नगर कटहरी विधानसभा सीट की जनता किसको अपना ताज बनाएगी। लेकिन उसके पहले कटहरी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया और लालजी वर्मा यहाँ से सांसद बन गए। इस समय उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने जो है बहुत पुराने एक मंत्री धर्मराज निषाद जी है जो बसपा सरकार में यहाँ से कई बार विधायक रहे, कटहरी से कई बार मंत्री रहे। इस बार बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। बताया जाता है धर्मराज निषाद जो है वो विवादित नहीं है, यही वजह है कि उनके साथ लोग जुड़े, लेकिन कटहरी की जनता ये तय करेगी 20 तारीख को कि कौन यहाँ का ताज बनेगा। उसके पहले मेरे साथ यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं, कटहरी की जनता है जो इस बार ये बताएगी कि आखिर कटहरी विधानसभा सीट पर जो है वो चुनावी मुद्दे क्या होंगे। आपको मैं सीधे जनता के बीच लेकर चल रहा हूँ। आप कटहरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? अरे मुद्दा तो भैया ये कौन मुद्दा ना आना, लेकिन लालजी वर्मा न क्यों हराए पाई, न हराए पाई। लालजी वर्मा इसमें हराए न पाई। परिवारवाद का एक आरोप लग रहा है, परिवारवाद का आरोप लग रहा है लालजी वर्मा। परिवारवाद के लागे चाहे के लागे वोट ये का छोड़े को वही तो लालजी के वर्मा को वोट पड़े। अब जीतने का मेरे से अलग चीज है। आपको क्या लग रहा है इस बात कटहरी क्या मुद्दे होंगे? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे चुनावी जनसभा किए थे, उससे कितना असर इस चुनाव पर पड़ेगा? यहाँ की जनता अब की बार विकास के आधार पर वोट करेगी। समाजवादी पार्टी की भी सरकार देख चुकी है और भाजपा की भी सरकार देख रही है। तो इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आदरणीय बहन जी ने शिव बाबा में आकर अम्बेडकर नगर जिला बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, रोडों का जाल बिछाया, तहसील बनवाया, और जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी पूर्व में अखिलेश यादव यहाँ की सारी मशीनें उठवा के लेकर चले गए आजमगढ़, और जो बचा था उसको लेकर के चले गए सैफई। तो इस आधार पर वोट होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है अब चुनाव का परिवारवाद। लोकसभा चुनाव में इनको अम्बेडकर नगर का कुर्मी समाज एक मुफ्त वोट दे करके यहाँ से लोकसभा सांसद बनाया, और ये समाज से वादा किए थे कि अगर आप लोग हमको चुनाव जिताते हैं तो मैं आप लोगों को चुनाव विधानसभा का लड़ाऊंगा। शेष कुमार वर्मा जी को गुमराह किए, विशाल वर्मा जी को गुमराह किए, अपूर्व चंद्र वर्मा जी को गुमराह किए। कहीं न कहीं इसका खामियाजा अब की बार लालजी को भुगतना तय है। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी आदरणीय बहन जी उनके ऊपर इतना विश्वास करती थी, ये लोग बहन जी को ठगने का काम किए। बहन जी ने आप काफी बुजुर्ग हैं, कटहरी से हैं, यहाँ की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा, यहाँ की सियासत को, तो क्या लग रहा है इस बार कटहरी में कौन हावी हो रहा है? धर्मराज निषाद हावी है, लेकिन जो हरावे वाला ना है ना, जनता चोट में आपकी ये धर्मराज निषाद जी का देखा देख लालजी वर्मा का हमेशा कटहरी लालजी वर्मा आपकी लालजी वर्मा गई उनका तो अपन पतो लड़ा बिटिया लड़ा अपना लड़ा कुल नहीं चाहिए। लालजी वर्मा को कुछ चाहिए और क्या चाहिए, उनको चाहिए बहुत बार मारे क्यों दिन टिकट कटहरी में बहुत विकास किए लालजी वर्मा। हम बतावा कौन विकास किए? लोग कहते हैं, अरे लोग चाहे जो उन कह दिए भैया कहा कौन मुँह पे मार चाहे जो भाजपा काल आए कहीं देखा जो दोहरीकरण रेलवे लाइन हुई जाल बिछत रोड ये कौन रोड 4 लेन हमारे यहाँ से लखनऊ से आजमगढ़ तक हुई है। कौन चीज ना नौकरी एक पैसा घूस ना लाख ब्लड के सब नौकरी पाए हैं। सबक सरकार रही है के 10-10 लाख रुपया लिए टीचर की है, 10-10 लाख रुपया रही सबक सरकार रही 10-10 लाख रुपया लेके तब नौकरी दी। हमारे नाती पे ही अकबरपुर में एक पैसा घूस ना लाख समझ गया
एको पैसा ना नौकरी पाई। लालजी पानी के एक लड़का नौकरी पाई दिल्ली में, एको पैसा घूस ना ला, बिना घूस ले सब सरकार में नौकरी ना ला। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा, चुनावी मुद्दा? देखिए कहीं ना कहीं से परिणाम बहुत चौंकाने वाला होगा, क्योंकि 2012 का चुनाव जब हुआ था तब भी अमित वर्मा कांग्रेस से चुनाव यहाँ लड़े थे, जबकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है कटेरी विधानसभा। लेकिन जब वो चुनाव 2012 में लड़े तो 20,000 प्लस वोट पाके लोगों को चौंका दिए थे। तो इस बार अमित वर्मा बसपा से मैदान में है, बसपा का ऐसा कोई गाँव ऐसा तो कहीं ना कहीं से लड़ाई त्रिकोणात्मक दिख रही है। और लड़ाई किसके पक्ष में क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। खेल किसी का बिगड़ भी सकता है, किसी का बन भी सकता है। रिजल्ट बहुत चौंका हुआ है। मयूरी जी, ये लोग मेरे साथ है जो कटेरी की जनता है, इनका साफ तौर पे कहना कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लड़ाई अब त्रिकोणीय होती दिख रही है, क्योंकि बसपा से जो प्रत्याशी अमित वर्मा वो भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, मिर्जापुर से पवन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मिर्जापुर की मजवा सीट भी बेहद ही अहम हो जाती है, यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। क्या कुछ नजर आ रहा है? मतदाता किसका माहौल अच्छा बता रहे हैं? देखिए, मैं मजवा विधानसभा ये कछवा में खड़ा हूँ। यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बात भी इनसे करेंगे। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा भी हुई है। सभा होने के बाद क्या कुछ समीकरण है, क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे, आइए बात करते हैं। और यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। इस बार ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दा देखिए विकास का मुद्दा है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यही आप बगल में देखिए भटौली का पुल है। यहाँ की सबसे बड़ी मांग थी भटौली का पुल। उसको माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भटौली का पुल दिया था और पंडित राम किंकर उपाध्याय के नाम से इसका शिलान्यास हुआ था। लेकिन जब उद्घाटन हुआ तो राम किंकर उपाध्याय जी का शिलापट गायब था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान सरकार कितनी बड़ी ब्राह्मणद्रोही है। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। आज कभी यहाँ पे खाता उनका नहीं मुश्किल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने ही मझवा विधानसभा में जो विकास की गंगा बही है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बही है। चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभावती यादव के कार्यकाल की बात रही हो और चाहे हमारा पार्टी भले यहाँ नहीं जीता था, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो पुल की मांग थी उसको आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने पूरा किया था। उसके बजाय आप उसी पुल से जो कनेक्टिंग रोड है, जो बाईपास है, जो मिर्जापुर और पुल को मिलाता है, वो पुल पर उस कनेक्टिंग रोड पे आए दिन जाम लगता है। मुझे तो लगता है कि दर्जनों लाशें गई होंगी, दर्जनों लोग मृत्यु हो गए होंगे। लेकिन 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस कनेक्टिंग रोड को 500 मीटर का कनेक्टिंग रोड है, लेकिन उस कनेक्टिंग रोड को भी इन लोगों ने चौड़ीकरण नहीं कराया है। चुनाव देखे होंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के दौरान? पहले तो जवाब पहले सुन ले। मैंने आपने जो बोला है कि पुल मुलायम सिंह ने शिलान्यास किया, 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, 4 उसी को और 5 साल मायावती जी की सरकार थी। 10 साल बीत गए, उस पुल का एस्टिमेट तिगुना हो गया और उसको हम लोगों ने पूरा किया और कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा रहे हैं। विकास की गंगा क्या, कहाँ का विकास की गंगा बहा है? कहाँ विकास की गंगा बहा है बताइए कि यही विकास की गंगा बहा है। हमारे कामों का इन्होंने उद्घाटन किया, काम हमने किया, उद्घाटन करने में ये लोग माहिर थे। उद्घाटन इन्होंने किया, मैं मानता हूँ। काम अखिलेश यादव ने किया और उद्घाटन इन्होंने। एस्टिमेट बढ़ गया, 3 गुना पिताजी ने उद्घाटन किया, पिताजी नहीं बनवाए, बेटा नहीं बनवाया, मायावती जी नहीं बनवाए। जब योगी जी की सरकार आई तब जाके पुल बना। आज जनता जा रही है उसी से। ये मोदी जी योगी जी का देन है और चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। माना जाता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के बात भी है। आपकी सरकार है, विपक्ष आरोप विपक्ष केवल आरोप ही लगा सकता है, काम नहीं कर सकता। चाहे ये सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने जो कहा है कि सबका विकास और सबका साथ, और हम विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। समय मिला आपको, आपने विकास क्या नहीं विकास किया? यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बनाया, बिंद कॉरिडोर नहीं बनाया, सड़कों का जाल नहीं बिछाया। ये 24 घंटे बिजली आप देख रहे हैं। ये हुआ, बाप जिस काम को नहीं कर पाए, बेटा जिस काम को नहीं कर पाए, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। बसपा से कोई मतलब नहीं है, बसपा कहाँ है इसके ये कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा विकास का है। हम लोग मुद्दा विकास पे चलते हैं। जो पार्टी अभी जो लड़ रहा है चुनाव, वह उसके पिताजी 3 साल यहाँ 3 बार विधायक रह चुके हैं
मझवा में 15 साल विधायकी कर चुके हैं। पार्टी से विधायक थे वो? बसपा के पार्टी से आप विधायक थे। सपा में उन्होंने अभी उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। बसपा के ये लोग हैं अभी सपा बसपा एक भी काम कर गिनवा दे, मात्र एक काम लोगों से कह रहा हूँ, एक काम खाली बसपा की सरकार का गिनवा दे कि उन्होंने एक काम किया है, मैं अपना नाम बदल दूंगा। बसपा चुनाव में कहा है? बसपा तो पूरे मझवा विधानसभा में है और बसपा की ही देन है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उस चुनाव जैसे छोटे से चुनाव में यहाँ आके जनसभा करनी पड़ी। दो उप मुख्यमंत्री आ चुके। मझवा का चुनाव बसपा नहीं, मझवा 397 की जनता लड़ रही है, विकास पे लड़ रही है, किसानी पे लड़ रही है। और ये लोग बसपा को चुनाव से बाहर बता रहे हैं। कौन बाहर बताएगा? बीजेपी और सपा। आज के डेट में बाहर बता रहे हैं तो 10 साल भाजपा का विधायक रहा है। हाँ, सुन लीजिए, नंबर 1 पे है। हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मझवा की। एक बार फिर से आते हैं, बसपा चुनाव में है और सपा चुनाव, कितना मुश्किल रहेगा बसपा का? कहीं कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिएगा, मैं सिर्फ यही की बात नहीं कर रहा हूँ। 9 के 9 विधानसभा उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा और 2027 में अखिलेश। ब्राह्मण कितना साथ देंगे? ब्राह्मण पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण का लगातार सम्मान किया है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा की कुर्सी पर बैठाया था। उसके बाद आज नेता माता प्रसाद पांडे जी है, यहाँ से लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट दिया, नगर पालिका में ब्राह्मण को टिकट दिया, एमएलसी का चुनाव ब्राह्मण को टिकट दिया। उसके बाद अभी हाल के लोकसभा चुनावों में मंडल की 3 लोकसभा क्षेत्र थी, उसमें से 1 लोकसभा क्षेत्र पर ललतेज पत्री पार्टी को चुनाव लड़ाया। तो समाजवादी पार्टी में अगर ब्राह्मणों का कहीं सम्मान है तो समाजवादी पार्टी में है। चलिए ठीक है, जनता के बीच अलग अलग मुद्दे हैं। ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। मुजफ्फरनगर से सचिन त्यागी हमसे जुड़े हुए हैं। सचिन, मीरापुर सीट भी बेहद ही अहम हो जाती है, यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। यहाँ का एक इतिहास भी रहा है कि यहाँ बाहरी कैंडिडेट ने ही जीत दर्ज की है, लोकल का जीतना मुश्किल होता है। क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? देखिए मयूरी, यहाँ अब तक का ये इतिहास रहा है कि जब भी मीरापुर में चुनाव हुए हैं, यहाँ मीरापुर चुनाव में बाहरी प्रत्याशी जीतता आया है, चाहे वो बिजनौर का हो या फिर आसपास के किसी भी शहर का। अभी तक यहाँ लोकल का कोई भी प्रत्याशी जीतने में सफल नहीं रहा है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि कोई सी भी पार्टी हो, कोई क्षेत्रीय लोक व्यक्ति को टिकट नहीं देती दिखाई देती है। हालांकि यहाँ की मीरापुर की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले 20 नवंबर को चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी राय है और क्या कुछ इनके मुद्दे रहने वाले हैं। ताऊ जी क्या नाम है? पदम सिंह। अच्छा पदम भाई, क्या ताऊ जी क्या कुछ माहौल दिख रहा है? हमें तो माहौल का कुछ पता नहीं, जो होगा वो होगा ही। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं जमीनी? कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, और मुद्दे बना के भी क्या करें? विधायक आज तो वोट मांगने आ रहे, कल को वोट आके भी नहीं देखता कोई। किसे बना है बताओ, किसे बना है? आज तो कट्टे चुम्मेंगे, कल को दोहरे को भी नहीं जाने के। कोई मसला हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई भी जाता ही नहीं। अच्छा, किसके बीच वैसे सुनाई तो दे रहा होगा, किस किस के बीच मुकाबला है यहाँ? ना जी, हमें नहीं पता, हम तो भाजपा के हैं, भाजपा में हैं। फिर भी मिथिलेश पाल यहाँ से आरएलडी प्रत्याशी है। हाँ, कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं? वो देखेगी आगे, देखेगी। अभी क्या देखेगी? वो तो देखेगी आगे, जो देखेगा वही काम कर, जो काम करेगा वही होगा। जो काम करेगा वो यहाँ से जीतेगा। क्या मानते हैं मीरापुर उपचुनाव में क्या कुछ समीकरण बैठने वाले हैं? समीकरण तो है जी, राणा साहब, कादिर राणा जी जीतेंगे कम से कम 35,000 वोट। अच्छा, जमीनी मुद्दों की बात करें तो क्या मानते हैं? कितने भी कैंडिडेट लड़ेंगे आगे, दावे से कह रहे इस बात भी जीतेंगे। किन मुद्दों पे भाई वोट दे रहे हो इस बार मीरापुर? देखिए, हमारा तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरा मानना तो ये है, हमारे मीरापुर में जो सड़कें हैं, जितने भी आज तक विधायक बने हैं, वो किसी चीज पर विकास करते ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है, और जल भराव पे कोई नजर ही नहीं जाती किसी की। और दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा कि आने वाली पीढ़ी को भी सम्मान मिलना चाहिए। जल भराव की समस्या के साथ साथ जो क्षेत्रीय नेता चुने जाते हैं वो यहाँ लोगों के बीच नहीं आते, ऐसा आरोप है। क्या कुछ माहौल है यहाँ? माहौल तो जी बस साइकिल ही चल रही है यहाँ पे तो।
अच्छा, क्या कारण है साइकिल चलने का? साइकिल चलने का ये कारण है, ये अब यहाँ पे मिथिलेश पाल को टिकट हुआ है, एक भी दिन किसी के पास नहीं आके देखा। ये गांव की थोड़ा है और हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक दिन भी ना हमारे मोहल्ले में ना किसी के पास हमने देखा नहीं जी। और सुम्बुल राणा यहाँ पे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, वो घर घर जाकर पूरा वो कर रही है। योगी जी ने 2013 के दंगों की बात करी थी, क्या अभी भी यहाँ दंगों की? ना दंगों कोई वो नहीं, यहाँ सब मोहब्बत प्यार से रहते हैं हिंदू मुस्लिम, कोई ऐसी कोई बात नहीं। बटोगे ये नारा दिया था, क्या मान? ये नारा दे रहे हैं योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, लेकिन हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें पूरी अथॉरिटी है, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे सिर माथे पे हैं योगी जी। अच्छा, बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी है? हाँ, कानून व्यवस्था बढ़िया है जी, इसमें कोई वो नहीं है बात। तो सबका साथ सबके विकास के साथ तुम क्यों नहीं जाते? सबके साथ क्यों नहीं जाते, लेकिन बीजेपी जो है एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतार पाती भाई, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। हमने लोकसभा में चंदन चौहान जी को वोट दिया, बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया, बताओ तो हम क्या करें। समाजवादी पार्टी मुस्लिम को टिकट देती है, तो इसलिए हम उन्हें वोट सपोर्ट करते हैं। अब से पहले बीजेपी को सपोर्ट करा, लेकिन फिर भी वे हमें किस लायक नहीं समझ रहे, बताओ हम क्या करें। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ये लोग हैं, लेकिन इनका कहना है कि मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाता, इसलिए बीजेपी के साथ ये लोग नहीं दिखाई देते। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले 22 चुनाव में? देखिए भैया, सीधी सी बात है, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, बाकी सब खत्म। ठीक है, अल्लाह को या भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन वोट का अधिकार तुम्हारा खुद का है, उसको किस नजरिए से? मेरा मान्यता ये है, जो मैं कह रहा हूँ, मैं किसी चंद्र में नहीं पढ़ रहा, ना बता रहा हूँ, बस सिर्फ नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अरे वोट का अधिकार तो तुम्हारा है भाई। बिल्कुल नहीं पता, साइकिल को देंगे, साइकिल को देते हैं। तो ऐसा कहो ना, हम वोट के लिए पूछ रहे हैं, भगवान या अल्लाह सबके लिए बराबर है वो। बाबू जी, क्या कुछ माहौल? हम जो साइकिल को लेते हैं, साइकिल की प्रत्याशी हम कम से कम सुम्बुल राणा को हम 35,000 वोटों से जिताएंगे, और उनके आदमी जो हैं घर घर जाकर छोटे बड़े रिश्तेदार सबका सम्मान कर रहे हैं, सबके घर जाके कह रहे हैं कि हमारा ख्याल रखो, हमारा याद रखो। वे प्रत्याशी सीट पर सबसे भारी प्रत्याशी हैं, और वे पहले से ही रहने वाले हैं, और वे प्रत्याशी जो हैं सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, बहुत भारी प्रत्याशी हैं, और हम उन्हें जिताना चाहते हैं। समस्या तो जो जीतता है सब अपनी कोशिश करता है, मैं भी ये विकास करूं, मैं ये विकास करूं, और इस विकास के लिए जब हम जाएंगे उनके पास, अपनी समस्या रखेंगे, तभी तो हमारा विकास हल होगा। उनके पास तो हम कैंडिडेट के जाने के नहीं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2013 के दंगों के आरोपी, 2013 के दंगे के जो आरोपी कवाल के हैं, उनकी समस्या नहीं हुई अभी, वे छूटे नहीं जेल से, अभी भी जेल में हैं वे। जो हमारे यहाँ की थोड़ा मीरापुर में कोई समस्या नहीं है लड़ाई की, जो कवाल में दंगा हुआ था वहाँ थी। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे आने वाले कैंडिडेट जो हैं हिम्मत बहुत करते हैं कि हम अपने जिले को, अपने गांव को सब समस्याओं से रौनक बढ़ाएं। अच्छा, क्षेत्र की समस्या क्या कुछ है इस मीरापुर? क्षेत्र की समस्या जल भराव की है, सड़क के पास नाले नहीं है, टिकोला चीनी मिल पर जाते हैं, दोनों तरफ पानी भरा रहता है, गंदगी रहती है, यह सफाई की कोई व्यवस्था नहीं करने वाला है। इस व्यवस्था के लिए जो है हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारी सुनवाई के साथ साथ हमें जो है सहायता मिले, सहयोग मिले हमें इस बात का। भाई, क्या कुछ मुद्दे हैं जमीनी मीरापुर के? हाँ जी, मुद्दे हैं। सबसे बड़े मुद्दे यह है जी, यहाँ पे भाई एक बारिश हो जाए चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। कोई प्रत्याशी जैसा अब मतलब के चुनाव का माहौल चल रहा है, कोई आगे नहीं देखता उस टाइम पे। चलिए ठीक है, अलग अलग मुद्दे हैं। पवन, मैं आपके पास आऊंगी मिर्जापुर से। देखिए, मजवा सीट पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। तो किस तरह का प्रभाव जनता के बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, जो सीएम योगी की जो सभा हुई है उसको लेकर के उन्होंने तमाम कांग्रेस और सपा पे आरोप लगाए हैं कि जहां सफाई वहां बिटिया घबराई। तो इस बयान का क्या मतलब निकाले? कौन सी बयान का? सपा, जहां सपा के लोग वहां बिटिया घबरा जाती है। यही अभी बगल में कछुआ में एक बेटी के साथ क्या हुआ, इन्हीं की जीरो टॉलरेंस सरकार में, यही अभी कितनी बड़ी हत्या हुई है इन्हीं की सरकार में। अभी जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, इसी मझवा में, और कहीं जनपद की बात नहीं करूंगा मैं, इसी मझवा विधानसभा के पिछले 2 महीने के कार्यकाल की बात करूंगा। लगभग 4 हत्याएं हुई हैं,
लगभग आधा दर्जन से ऊपर बलात्कार के केसेस हुए हैं और ये तो रपट दर्ज हुए हैं, जो रपट दर्ज नहीं हुए उनकी सोचिए। तो इसी भाजपा की सरकार है, यहाँ पे सारे पद भाजपाइयों के पास है, प्रदेश से लेकर देश तक भाजपा की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी अपराध इनकी सरकार में हुआ है शायद पिछले किसी सरकार में उतना अपराध नहीं हुआ है। को साधने के लिए सीएम ने आज कहा है कि कृष्णानंद राय की हत्या का उन्होंने याद दिलाया है मुख्तार को लेकर के, क्या कहेंगे? क्या ये सब जो घटनाएं अभी ये बताएंगे, बाद में हम बोलेंगे। जिक्र कर रहे हैं तो क्या लोगों पब्लिकली क्या मानना है लोगों का? पब्लिकली मानना है कमलेश तिवारी की हत्या की बात करें ना, कृष्णानंद की हत्या तो बहुत दूर हो गई। तमाम ब्राह्मणों की हत्या हुई है और ये लखनऊ में ऐसा कांड हुआ, अभी वाराणसी में जो कुछ कांड कराया गया है, जो भी कराया गया है उन्हीं के माध्यम से हुआ। वही लखनऊ कमलेश तिवारी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो हुआ है जो किसके तहत सर्वप्रथम भारत समाचार का हम कछवा की धरती पर स्वागत करते हैं और विधानसभा का उपचुनाव है। पूरे प्रदेश में या पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप देखें यूपी से सर जी हम लॉ कॉलेज के छात्र हैं, हम लोग बनारस जाते हैं, इतना दूर 40 किलोमीटर हम लोग जाते हैं साधन से, हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद अगर सुनिए पहले, अगर हम लोग ला कर भी लेते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए मिर्जापुर जाना पड़ेगा कचहरी यहाँ से। ये व्यवस्था यहाँ पे भी हो सकती है क्योंकि गंगापुर तहसील बना है सर, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। पवन आपको रोकना चाहेंगे, सचिन आपके पास फिर से लौटूंगी। आपके साथ तमाम जनता मौजूद है, एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, जानने की कोशिश करें। बिल्कुल मयूरी, जान लेते हैं क्षेत्र में महंगाई और जो महिला सुरक्षा है वो कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? महंगाई तो क्षेत्र में बहुत है जी, और महिला सुरक्षा कम है। व्यवस्था महिला सुरक्षा की व्यवस्था बहुत कम है क्योंकि ऐसा एक व्यवस्था का ये भी कानून है, जैसा कि हम लिखित रूप में किसी को देंगे तभी तो हमारी सुनवाई करेंगे। हम लिखित रूप में नहीं देते किसी को तो वह हमारी क्या सुनवाई करेंगे जवानी से। हम अपनी कोई एप्लीकेशन दे उन्हें लिखित रूप में, हमें ये समस्या है तभी तो कैंडिडेट हमारी समस्या हल करेगा। जब हम लिखित रूप में कोई देंगे एप्लीकेशन और हम लिखित रूप में एप्लीकेशन नहीं देंगे तो हमारी समस्या हल नहीं होने की। महिला अपराध को किस नजरिए से देखते हैं? क्षेत्र में अपराध कितना घटा है? नहीं बताइए ना, महिला अपराध या महंगाई को लेकर किस तरह से देखते हैं, बताइए ना। महंगाई तो ये लोग हैं तरह तरह की अभी तक कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। जो महंगाई है उसको किस नजरिए से देखते हैं, कानून व्यवस्था को किस नजरिए से आप देखते हैं? महंगाई तो बहुत, महंगाई तो पहले से ज्यादा हो रही है क्योंकि आदमी की मजदूरी काम तो है नहीं, तो रोजगार तो है नहीं। नौजवान साथी का तो रोजगार रहा ही नहीं, परेशान है, बहुत पढ़े लिखे लड़के परेशान है। तो समझ लो तुम कर जो लोन पोंद पे कोई बेचारा गरीब गुरबा काल कूल के कर भी ले तो उसे वो भी नहीं मिलता। लोन की व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था से क्या हो, जब आदमी भूखा मर रहा था। मालदार सुनाइए गरीबों, कानून भी मालदारों के लिए, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है, बेचारे परेशान है। थोड़ा घना लोन पोन मिल जाए तो वो भी नहीं मिलता। आप भाई युवा हो, आप क्या मानते हैं युवाओं के लिए कुछ हुआ इस सरकार में या फिर कुछ और मुद्दे हैं? देखिए अभी तो कुछ हुआ नहीं है और ना होने वाला है, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि किसी भी को भी आप देख लो, सबसे ज्यादा तो बात करते हैं किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को आप मीरापुर से टिकट दे सकते हो, वो आपकी पार्टी से प्रचार करते हैं। लेकिन हमने पिछली बार चंदन सिंह चौहान को जिताया था, वो आके भी नहीं भटके हैं जीतने में सांसद है जी जी, वो आके भी नहीं भटके थे। फिर जब हमने बार क्या कुछ माहौल है? अब की बार हम राणा के साथ। क्या कारण है कि राणा के साथ आप जाते हैं? वो हमारे बीच में रहते हैं, वो हमेशा से हमारे बीच में रहते हैं और हमेशा ही रहेंगे। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था का तो मैं बिल्कुल, चलिए ठीक है सचिन। देखिए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और मेरे सहयोगी आपको सभी सीटों पर माहौल दिखा रहे थे कि चुनावी माहौल क्या कुछ है, जनता के बीच मुद्दे क्या है। फिलहाल आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए भारत समाचार।